नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक अपना सवाल है तो आपको लिए चलते हैं इसराइल, और जहाँ पर इसराइल की दरिंदगी और दुनिया की मुजरिमाना खामोशी का सिलसिला जारी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइली अखबारात ने कुछ ना कुछ अज़्म व हौसले का मुजाहरा करते हुए, जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ये रिपोर्ट शाये की है कि इसराइली फोर्सेस या इसराइली फौजी फ़लस्तीनियों को जानबूझकर अपनी गोलियों का निशाना बना रहे हैं। इस सिलसिले में इसराइली फौजियों के हवाले से जो खबरें मंजर-ए-आम पर आई है, रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि हम जो लोग इमदाद यानी ग़िज़ाई इमदाद लेने के लिए भी पहुंचते हैं उन पर गोलियां चलाते हैं, और हमें यह हुक्म मिला है अपने आला ओहदेदारों से। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, उनकी नस्ली ततहीर कर रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, और दुनिया है कि मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए। और ट्रंप जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैंने यहाँ जंगबंदी करवा दी, मैंने वहाँ जंगबंदी करवा दी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी जंग होने से रोक दिया, इसराइल और ईरान की जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया, तो आप अंदाजा कीजिए कि जंग भी आप भड़काते हैं और जंगबंदी भी आप करवाते हैं, कत्ल भी आप करते हैं, इंसाफ भी आप करते हैं, तो फिर आप करते क्या हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल इसराइल की अगर आप बात करते हैं तो हर रोज इसराइल फ़लस्तीनियों को, नहते फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, बम बरसा रहा है और उनका कत्ल का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब हाल ये है कि भूख के मारे ये भी कहा जाता है कि ग़िज़ाई इमदाद ना मिलने के नतीजे में कम से कम 2 फ़लस्तीनी शिरखार अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। जबकि आपको बता दूं कि कम से कम 60,000 हामिला ख़वातीन हैं फ़लस्तीन में जो नाक़िस ग़िज़ा का शिकार होती हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक उसके असरात बरामद हो सकते हैं। तो बहरहाल ये खबर रही है पहली खबर, लेकिन एक और खबर आ रही है अमेरिका से, और उसमें बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जैसा कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो शेखी भगाड़ते हैं। तो आपको बता दूं कि अब उन्होंने कहा है कि मुझे पता था कि ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी कहाँ छुपे हुए थे, कहाँ पनाह लिए हुए थे, और मैंने इसराइल से कह दिया और अमरीकियों से कहा कि उन्हें नहीं मारना चाहिए, मैंने उनकी ज़िंदगी बचाई है। ट्रंप ये भूल गए हैं कि ज़िंदगी का देने वाला और मौत का देने वाला तो अल्लाह ताला होता है, ऊपर वाला होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की ज़िंदगी बचाई है। और अफसोस की बात यह है कि यह शख्स मेरा शुक्रिया अभी अदा नहीं करता। क्या आपका शुक्रिया इसलिए अदा किया जाए कि आपकी वजह से इसराइल ने ईरान पर हमला किया, कम से कम 600 ईरानी अपनी जिंदगियों से महरूम हुए, उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, उसकी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये सवाल पैदा हो रहा है। जी बिल्कुल सही। और जिस तरह से जो बयानात इस वक्त दिए जा रहे हैं उसको लेकर के ईरान ने भी पलटवार किया। हालांकि ट्रंप रोज़ कुछ ना कुछ ईरान पे एक नया बयान दे रहे हैं। अभी एक बयान ये आया था पहले कि वो थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे पैसा देंगे। उसके बाद फिर ये बयान आ रहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उनकी जान बचाई है, उनकी जान बख्श दी है, इस तरह का बोला गया। हालांकि कल जो खबर आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि इजराइल की तरफ से कहा गया था कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ के सर्वोच्च लीडर जो है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, वो बहुत ही अंदर बंकर में छुपे हुए थे, वहाँ तक हमारी रसाई नहीं हो पाई। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं तो आप झूठ बोल रहे हैं। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें चले। इसको लेकर आरागची ने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्स पर लिखा है कि ईरानी लोगों की जटिलता और दृढ़ता हमारे जो कालीनों की तरह है, पर हमारी राष्ट्रीय भावना सीधी और स्पष्ट है। हम अपनी स्वतंत्रता को जानते हैं और किसी को हमारे भाग्य का निर्धारण करने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 ईरानी परमाणु स्थलों को नष्ट किया था। उसमें कहा गया था कि हमने सारे परमाणु नष्ट कर दिए, लेकिन उसके बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी आते हैं और उनका जो बयान आता है उसमें कहा जाता है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, लेकिन माली नुकसान कम हुआ है। और अगर इजराइल की बात की जाए तो वहाँ पे माली नुकसान ज़्यादा हुआ है, जानी नुकसान कम हुआ है। इसी बीच जिस तरह आपने अभी बोला कि इजराइल की जो हरकतें हैं गाज़ा में वो चल रही, कल लेबनान में हमला किया, और फिर गाज़ा में हम पहले बता चुके हैं आपको कि लोग जब वहाँ पे खाना लेने के लिए, राशन लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है या फिर उन्हें रोक दिया जाता है, या वहाँ की इनकी जो फोर्स वहाँ पे मौजूद है वो उनके ऊपर जुल्म ढाती है। तो ये कहीं से भी इंसानियत वाली बातें नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं इंसानियत को बिल्कुल क्या बोलते हैं, तोड़ देने, इंसान को झंझोड़ देने वाली बातें। और जिस तरह ट्रंप ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे,
तो सबसे पहले उन्हें गाज़ा में जो इजराइल जुल्म ढा रहा है उसको बंद करना चाहिए, सबसे पहले उसे बंद करवाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी बात, कातिल का जो मददगार होता है, कातिल का जो दोस्त होता है, वो भी कातिल होता है। उसके भी हाथ खून से रंगे होते हैं, इंसानियत के खून से। और वैसे भी गजा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इसराइल जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अमेरिका भी जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका इसराइल की पूरी सरपरस्ती कर रहा है। और आप देखेंगे कि दुनिया बड़ी शर्म यानी बड़ी शर्म के साथ ये सब कुछ तमाशा देख रही है, खामोशी इख्तियार किए हुए। अरे मासूम बच्चों को इसराइल कत्ल कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। और हद तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में अगर कोई करारदाद पेश की जाती है वो इसराइल के खिलाफ या जंगबंदी के लिए, तो यही ट्रंप जो कहते हैं कि मैंने फलां जंगबंदी करवा दी, मैंने फलां जंगबंदी करवा दी, मैंने जौहरी जंग को रुकवा दिया है, तो आप देखेंगे कि ट्रंप का अमेरिका खुद उसको वीटो कर देता है। तो आप किसकी तायद कर रहे हैं? क्या तो आप दरिंदगी की तायद कर रहे हैं कि कातिलों की तायद कर रहे हैं, कत्लेआम करने वालों की तायद नहीं कर रहे हैं? आप ये सोचना चाहिए, अमेरिकी अवाम को ये सवाल करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि आप आखिर इंसानियत पर धब्बा क्यों बनते जा रहे हैं? आखिर क्यों अपनी टांग हर मसले में अड़ाते जा रहे हैं? हर हंडी में अपनी मुंडी क्यों डाल रहे हैं? ये अमेरिकी अवाम को ट्रंप से पूछना चाहिए। और ट्रंप के जो रवैया है कभी अजीब गरीब होता है, उस बारे में भी तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर ये शख्स अचानक उसका मूड क्यों तब्दील हो जाता है, अचानक वो क्या क्या बात करने लगते हैं। हद तो यह है कि अब वो गाली गलौज भी करने लगे हैं। और देखा आपने इसराइल ने जब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की उस वक्त उन्होंने किस तरह की फहुश कलामी कर दी। तो एक मुल्क का सदर है और बावकार मुल्क का सदर है, सुपर पावर जिसे कहा जाता है, मेरे नजर में तो वो खुद साख्ता और नाम नहा सुपर पावर है। सुपर पावर तो एक होता है और वह है अल्लाह की जात ही सुपर पावर होती है। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका को जलील व खार कर दिया था। अब ईरानियों ने भी उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी। हालांकि B2 जो 57 बम था, आप देखेंगे कि 14 टन का बम है वो, और वो एक नहीं दो नहीं बल्कि 14 बम गिराए गए हैं। और हालांकि अमेरिका के पास इस तरह के 21 बम थे, जिसमें से 14 बम ईरान पर गिरा दिए गए हैं। उसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका और इसराइल की देखिए किस तरह हालत कर दी है, और किस तरह दोनों जलील हुए हैं, किस तरह दोनों ईरान के सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हुए और जंगबंदी का ऐलान करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। तो बहरहाल इसराइल जिस तरह के जुल्म फलस्तीनियों पर ढा रहा है उसका इंसदाद जरूरी है। और खास तौर पर OIC को, खास तौर पर जो 57 इस्लामी मुमालिक है, मुस्लिम मुमालिक है, अरब मुमालिक है, उनको यह चाहिए कि इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि उसने अब तक इंसानियत को तबाह व ताराज करके रख दिया है, गजा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। अब ट्रंप कहते हैं कि हम इसका इंतजामिया 4 अरब मुमालिक को देंगे, और आप देखेंगे कि वहां पर अय्याशी के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फलस्तीनियों को इस कदर यानी आदी बना दिया जाएगा और दौलत का, सरवत का और अय्याशी का, कि वो अब इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने से कासिर हो जाएंगे। ये मंसूबा बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ये जो मकर करते हैं उसके मकर का जवाब अल्लाह ताला देता है, और हो सकता है कि फलस्तीनियों के दिल फेर दे अल्लाह ताला और इस तरह की चीज़ों को कबूल ना करें। बिल्कुल से जिस तरह से जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही है कि इजराइल और हमास के बीच या गाज़ा में जो एक जंग चल रही वो लगभग अब ख़त्म होने वाली है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। और अमेरिका, इजराइल, UAE और मिस्र के बीच हुए समझौते के मुताबिक गाज़ा में एक संयुक्त प्रशासनिक सरकार का गठन प्रस्तावित है। इस कूटनीतिक पहल को अब्राहम समझौते के विस्तार के रूप में देखा जाए, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में जो बहाली लाना है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उन सब चीज़ों को सही करना और एक नए गाज़ा की एक वो क्या बोलते तामीर करनी बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह आपने अभी बोला कि इसमें अगर वो चीज़ें सब यहाँ पे आ गई, और जिस तरह से मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ अरब ममालिक हैं जहाँ पे जिनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, वो भी अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने लगी तो ये दुनिया के लिए और इस्लाम के लिए वाकई एक ऐसा वो हो जाएगा कि एक तरफ आप जो है अपने मुक़द्दस चीज़ को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप उससे मुंह फेर लेंगे। आप कहेंगे कि हमारा मतलब हम जंग में हम इतने बर्बाद हो चुके हैं कि अब हमें थोड़ी आराम चाहिए। ये बात हमने कल भी कही थी कि जंग में जब उनको इस चीज़ की आराम मिल जाएगी तो वो शायद अपने जो रास्ता है उससे भटक जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ईरान का अभी हम जिक्र कर रहे थे, ईरान से रिलेटेड ये भी कहा जा रहा है कि अराक्ची जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं ट्रंप पे गुस्सा हैं, और ट्रंप के जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि ट्रंप अब कुछ भी कहने से परहेज नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आपने भी बोला कि एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ की गई वहाँ पे ट्रंप ने की जो बिल्कुल, और जो बिल्कुल भी एक ऐसे लीडर के मुंह से निकलना ये वाकई एक बहुत गंदी चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद फिर ट्रंप का आज फिर एक बयान आया कि व्लादिमीर पुतिन अब हमारे देश का सम्मान करते हैं,
राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमारे देश का सम्मान करते हैं, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन हमारे देश का सम्मान करते हैं। 1 साल पहले हमारे देश का सम्मान नहीं किया जाता था, मतलब जो बाइडेन प्रशासन था उस पर यह आरोप लगाया गया है कि उस दौरान ये जो सारी कंट्रीज़ के जो नाम लिए, जो लीडर्स के नाम लिए हैं, ये लोग अमेरिका का सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त की जो सरकार थी वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जो राष्ट्रपति थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तो अब आप जो हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप हर जगह की जंग को ख़त्म करने का एक बीड़ा उठाते हैं। ये कहा जाता है कि आपने यहाँ की जंग ख़त्म कर दी, वहाँ की जंग ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीज़ें चल रही, कल लेबनान में अटैक हुआ है और गाज़ा में रोज़ अटैक हो रहा है, रोज़ बच्चों की मौत हो रही, वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, और उसमें ख़वातीन भी ज़्यादा हैं सर, ऐसा भी कहा इसी के बाद इसीलिए तो इज्जत हो रही है ना अमेरिका की, कि इसराइल का उसने साथ दिया बच्चों के कत्ल में, इसराइल का साथ दिया अमेरिका ने ख़वातीन के कत्ल में, फ़लस्तीनियों के कत्ल में, इसलिए किम जोंग उन भी उनकी इज्जत कर रहे हैं, शी जिनपिंग भी उनकी इज्जत कर रहे हैं, पुतिन और भी उनकी इज्जत कर रहे हैं। ये उनका कहने का मतलब था शायद। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक तेलंगाना के रचाकुंडा से है। रचाकुंडा में आपको बता दूं कि अब शी टीम्स यानी जो सड़क छाप जो फरहाद होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने वालों को गिरफ्तार करती है। तो शी टीम्स की तश्कील के बाद से बेशुमार यानी हज़ारों की तादाद में सड़क छाप फरहाद गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन अब रचाकुंडे से जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि ख़वातीन और लड़कियों को हिरासत व परेशान करने के इल्ज़ाम में कम अज़ कम 141 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आपको ये जानकर हैरत होगी कि 42 माइनर्स हैं, यानी नाबालिग हैं, कम उम्र हैं, ये कहा जा रहा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि ये जो बच्चे हैं, नाबालिग या माइनर्स हैं, वो भी अगर छेड़छाड़ में शामिल हो जाएं या मुलविस हो जाएं तो फिर माशरे का क्या होगा। ऐसे में जिन बच्चों को हिरासत में लिया गया है उनके लिए माहिरीन नफ्सियात है, उनकी खिदमत हासिल की गई है, उनकी काउंसलिंग की गई और फिर उनके वालिदैन को तलब किया गया। फिर काउंसलिंग के बाद उन्हें समझा बुझा कर छोड़ दिया गया, यानी आज़ाद कर दिया गया। वरना आप देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात माशरे में बहुत बड़े बिगाड़ का बायस बनते हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि पुलिस को तकरीबन 163 शिकायत व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए या फिर रात तौर पर मौसूल हुई थी, जिसके नतीजे में उसने ये कार्रवाई की है। वैसे ये कहा जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन में भी छेड़छाड़ के वाक़यात में इजाफा हुआ है, मेट्रो स्टेशन में भी छेड़छाड़ के वाक़यात में इजाफा हुआ है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, और आप देखेंगे कि काम के मुकामात हैं यानी और कॉलेजेस से भी इस तरह की शिकायत मौसूल हुई हैं। तो ये जो शी टीम्स काम कर रही है, हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं शी टीम्स को कि वो इस तरह जो निस्वानी यानी गोशा है उसके तहत उसके लिए इक़दामात कर रही है। जी सर, बिल्कुल सही। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल इन सब चीज़ों का कल्चर बहुत बढ़ रहा है, और सबसे ज़्यादा कल्चर ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल्स या पीजीज़ होते हैं। जी जी। हम अगर इधर हाईटेक सिटी में जाते हैं जहाँ पे पीजीज़ हैं, वहाँ पे आप देखिए कि रात भर मार्केट खुले रहते हैं। जी जी। लोग नाइट आउट के लिए गाड़ियों से निकलते हैं और वो मतलब अपनी उस होश आवास में नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस वक्त जो एक नौजवान तबका है वो कहीं ना कहीं अभी कुछ और चीज़ों में भी मुलविस है, यानी पब कल्चर भी बहुत फर्क पड़ रहा है। पब कल्चर बहुत वो कर रहा है और ड्रग्स का भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इस पे भी हालांकि पुलिस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रही है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों पे अगर वो किया जाए और रात में नाइट आउट का कल्चर अगर ये ख़त्म होता है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी इस शहर में, क्योंकि शहर बहुत अच्छा है तेलंगाना। मतलब अगर देखा जाए तो बाकी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन सबसे बहुत ही बेहतर यहाँ की पुलिस नंबर 1 पुलिस कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो वाकई यहाँ के प्रशासन को जो है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको एक सख्त कदम जो है उठाना चाहिए और इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और अभी सामने आई सर कि एक क्या बोलते हैं कपल है जो अपना प्राइवेट वीडियोस जो है लोगों को भेजते हैं, और ये आप ये देखिए कि एक तरफ मंदिर और हर जगहों पे इतने चढ़ावे चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का भी काम हो रहा है, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये समाज की चीज़ें हैं, समाज को इसमें जो है ध्यान देना चाहिए कि हम इतना चढ़ावा अगर वहाँ चढ़ाते हैं, यही किसी एक ज़रूरतमंद को दे दें तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी।
बहरहाल नाज़रीन, अशर यासिर ने जिस खबर की जानिब तवज्जो दिलाई, मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए कि इस तरह की जो खबरें हैं माशरे के अखलाकी गिरावट को ज़ाहिर करती हैं। अफसोस की बात यह है कि किस तरह की गंदी हरकतें हो रही हैं, किस तरह के फहुश काम हो रहे हैं। यूरोप में जो हुआ करता था, आज आप देखेंगे कि अब हैदराबाद में ये काम होने लगा है। तो बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। तो नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। औरत की हिफाजत की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि इस मामले में वो काफ़ी बदनाम है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर में आपको ये बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक 7 साल लड़की का रेप हुआ है। तो अब योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के खद आवर, उनका खद छोटा है लेकिन बीजेपी के खद आवर चीफ मिनिस्टर उन्हें कहा जाता है। लेकिन उनके हुकूमत में, उनकी रियासत में अक्सर बच्चियों पर जिस तरह के मजालिम ढाए जाते हैं, जिस तरह उनके साथ मुँह काला किया जाता है, और उसमें जो सियासी कायदीन मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का एक 90 साल बूढ़ा लीडर था, साबिक मरकजी वजीर भी था, उस पर भी इल्जाम आयद किए गए थे कि उसने अपने ही एक लॉ कॉलेज की लड़की के साथ अजीब गरीब हरकतें की और उससे मालिश करवाता रहा। तो बहरहाल उसकी मालिश करने की बजाय उसे अब गुमनाम कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये जो चीज़ें होती है, जैसा मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ, 7 साल लड़की के साथ इस तरह मुँह काला किया गया। देखिए 7 साल की लड़की नहीं, अभी इससे पहले एक मंदिर में भी हुआ था 3 साल की बच्ची के साथ। अरे राम मंदिर में बेचारी को साथ आपके किस तरह हुआ, दलित लड़की के साथ, देखिए आप। तो ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में नहीं कहेंगे, इसको हिंदी भाषी राज्यों में कह सकते हैं। जिस तरह उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ख़ासकर अगर हम तवज्जो दें उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें देखिए, आपको एक न्यूज़ मिली है और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी होती हैं जो कहीं आ ही नहीं पाती बाहर, बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। लेकिन फिर भी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में, और जो हमारे प्रदेश का प्रशासन जो है वो बहुत सख्त है, तो इस पर कभी कभी हंसी भी आती है। अभी कल ही एक बयान सामने आया संभल के जो सीओ थे उनका, कि मुहर्रम में कोई भी 6 फीट से ऊंचा ताजिया नहीं लेके जाएगा और पानी की बर्बादी नहीं होगी, बिजली ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इन सब चीज़ों पे आप अगर रोक लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए जो कि बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही हैं। उसको लेकर के आपने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, ना ऐसा कानून बनने वाला है अभी, क्योंकि हम पता नहीं कब से देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे देश में होती नहीं हैं, लेकिन उसका कोई कानून नहीं बना। अभी इससे पहले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि क्या बोलते, कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में भी ऐसी घटना सामने आई है। इससे पहले आरजीकर कॉलेज में आई थी। हर जगह ऐसी चीज़ें सामने आती है, लेकिन अगर बीजेपी शासित राज्य में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उन पे हमारा एक तबका, जिसको हम दरबारी मीडिया कहते हैं, वो उस तरह से एक्शन नहीं लेता है, उस तरह से बात नहीं करता है। और ये सच है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीज़ सामने आई है, आप देखिएगा आज की किसी भी न्यूज़ में देख लीजिएगा, इस पे डिस्कशन नहीं होगा बिल्कुल भी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जैसा अशर यासिर ने कहा है कि कोलकाता की लॉ कॉलेज लड़की के साथ जिस तरह मुंह काला किया गया, उस सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। और इसमें आपको बता दूं कि चौकीदार भी शामिल है। कहीं चौकीदार का नाम सुनकर चौंकिए मत, ये जो चौकीदार है, मैं वॉचमैन की बात कर रहा हूँ, तो उस वॉचमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी 4 जो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो बहरहाल लोग चौकीदार का नाम सुनते ही चौंक जाते हैं कि आखिर कैसे गिरफ्तार कर लिया गया चौकीदार को। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं कोलकाता के चौकीदार की और उस केस की। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक उत्तर प्रदेश में 7 साल लड़की का रेप का सवाल है, वहां पर यह भी कहा जाता है कि बूढ़ी बचती है ना बच्ची बचती है। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ हुकूमत को हम ये मशवरा देते हैं कि वो अपनी माँओं, बहनों, बेटियों की हिफाजत को यकीनी बनाए, क्योंकि सिर्फ मजहबी खतूत पर काम करने से मुल्क रियासत की तरक्की नहीं होती, बल्कि आप अपनी माँ, बहनों और बेटियों की हिफाजत करेंगे तब कहीं जाकर आपको उसका फल मिलेगा, यानी पुण्य मिलेगा। और आप जिस तरह कहते हैं कि राम राम सत्य हो जाएगा, तो उन लोगों का राम राम सत्य कीजिए जो बेटी, बहनों और माओं पर नजर बद डालते हैं। चाहे, और याद रखिए, इन बेटियों को, इन माओं को, इन बच्चियों को मजहब में मत बांटिए, क्योंकि बेटी हिंदू भी होती है, बेटी मुस्लिम भी होती है, बेटी सिख भी होती है, बेटी ईसाई भी होती है। और बेटी की जो मोहब्बत होती है वो लोग जानते हैं जिनके घरों में बेटियां होती हैं, जिनके घरों में माएँ होती हैं, जिनके घरों में बीवियां होती हैं। तो बीवियां होने से डरने की बात नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे, ये तो बीवी के बजाय बीवियों की बात कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप देखें उत्तराखंड में नाफिज किया गया जानबूझकर मुसलमानों को सताने के लिए, लेकिन बीजेपी का एक लीडर, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं बीवियां
तो बीजेपी के एक लीडर ने नाजायज ताल्लुकात रखते हुए दूसरी शादी कर ली है, जबकि वहां पर दूसरी शादी करना कानून के खिलाफ है, यानी यकसा सिविल कोड के खिलाफ है। और उस लीडर ने दूसरी शादी कर ली है एक अदाकारा से, और पहली बीवी को उसने तलाक भी नहीं दी है। वहां पर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, लेकिन बीजेपी अपने को आप और दूसरों को तू की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं, और इस खबर का ताल्लुक तेलंगाना से है, तेलंगाना बीजेपी से है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि तेलंगाना बीजेपी में राजा सिंह तड़प रहा है, मचल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है किशन रेड्डी पर और दूसरे बीजेपी लीडरों पर। आप समझेंगे कि चीखना चिल्लाना क्या, इसी को क्या तकलीफ हो गई कि वो चीख रहा चिल्ला रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि राजा सिंह बरहम है बीजेपी की रियासती क़यादत पर। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगले माह की 1 तारीख को बीजेपी के रियासती सदर का इंतखाब अमल में आएगा, और इसके लिए यानी आने वाले 24 घंटों में या फिर हो सकता है कि 48 घंटों में इलामिया यानी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि बीजेपी का सदर किसको बनाया जाता है, बंडी संजय को बनाया जाता है, या फिर आप देखेंगे कि किशन रेड्डी ही बीजेपी के रियासती सदर बरकरार रहते हैं, या फिर बीआरएस से बीजेपी में कूदने वाले रुकने पार्लियामेंट मल्काजगिरी ई राजेंद्र इस ओहदे पर फायज होते हैं। लेकिन राजा सिंह तो बीजेपी के लिए मसला बना हुआ है। अब यह मसला कैसा हल किया जाए, इस बारे में हम पूछेंगे अशर यासिर से। बिल्कुल, राजा सिंह जो है बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए, और वो ना हटा सकते हैं जी जी। और ना ही उसको एक्सेप्ट उस तरह से कर पा रहे हैं। ना थूक सकते हैं ना खा सकते हैं। बिल्कुल, ना थूक सकते हैं ना खा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक हमारा तबका जो है वो वोट से बीजेपी को वोट नहीं देगा, और बीजेपी के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ऐसे लीडर्स हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे वो इस तरह के उल्टे सीधे बयानात देते हैं, उसके बाद जो है अगर ज़्यादा उस पर क्या बोलते हैं अपोजिशन सख्त होती है या आवाम सख्त हो जाती तो उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन फिर एन इलेक्शन के मौके पे फिर उनको पार्टी में ले लिया जाता है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ये चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही हैं। इसी तरह हमने देखा राजा सिंह को भी उन्होंने जो है पार्टी से बाहर किया था, उसके बाद फिर जब इलेक्शंस का टाइम नज़दीक आया तो फिर पार्टी में ले करके और इलेक्शन जितवा दिया उसको। उसके बाद अब जिस तरह से बीजेपी के यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें जो है राजा सिंह को जिस तरह आपने बोला कि बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, और जिस तरह से जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि जहाँ पे राजा सिंह जाते हैं वहाँ पे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं किशन रेड्डी वो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, या बंडी संजय कुमार वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन एक ऐसे लीडर हैं बीजेपी के जो राजा सिंह के साथ देखे जाते हैं, उनका नाम है ईटेला राजेंद्र, जो बीआरएस से बीजेपी में आए हैं। और अभी और वो बीआरएस से आए क्यों, तो ये भी सबको पता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो, और जिस तरह बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम जो है बहुत ही साफ पार्टी, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, तो आप भ्रष्टाचारियों को अपने पास लेते हैं, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे बेटियों से रिलेटेड, तो बीजेपी का ही एक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर यही बात कही जाती है कि जब बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ किस तरह पाएगी। आपने ये हरियाणा में दिया था, मनोहर लाल खट्टर जो थे वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस दौरान ये बयान दिया था। उसके बाद से क्या बोलते हैं हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी आपकी सरकारें हैं वहाँ पे इस तरह की घटनाएं आम हो गई। इसको रोकने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। अब देखिए कि एक वीडियो हालिया अरसे के दौरान वायरल हुआ था जिसमें एक बीजेपी लीडर को बाद में कहा कि हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है इस लीडर का, लेकिन वो क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था, सब दिखा दिया गया। तो कितनी शर्म की बात है, इस तरह की बेशर्म हरकतें, शर्मनाक हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। और मोदी हुकूमत को खासतौर पर जिसने ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के जो एहसास होते हैं, बेटी के जो जज्बात होते हैं, बेटी के जो मोहब्बत होती है अपने बाप के तय, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि हर बेटी अपने बाप को अपना हीरो समझती है, और ये जो रिश्ता होता है ये पाकीज़ा रिश्ता होता है। अगर आप देखेंगे कि मुल्क में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अगर इनके घरों में इस तरह के वाक़यात हो तो ये क्या करेंगे। एक सवाल है, अगर ये सोच ले ये लीडर जो सियासतदान है, खासतौर पर बीजेपी कायदीन, अगर ये सोच ले कि अगर उनकी बेटियों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए तो वो क्या करेंगे, क्या वो सख्ती नहीं बरतेंगे, क्या वो जालिम का यानी सर खलम करने के लिए भी तैयार नहीं हो जाएंगे, उससे कड़ी से कड़ी सख्त सजा देने के लिए भी तैयार नहीं हो जाएंगे। तो उन्हें जो आप तो नारा तो दे दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरों की बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत आपका फर्ज है, क्योंकि आप हुकूमत कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी ये कहती है कि हमारे यहाँ
चलिए जो जी, परिवारवाद है वो नहीं है। लेकिन अभी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, उनके बेटे को देख रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट एकेडमी है जी हाँ उसके एक लीडर बन गए हैं। जी जी तो आप ये देखिए कि जिस तरह आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, हम अमित शाह के बेटे को देख लें या फिर और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जिनके बेटे को देख लें जो आज अच्छी अच्छी पोस्ट पे पड़े हुए हैं क्योंकि उनके बाप जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं। लेकिन वैसे आजकल का जो मसला है, आप देखिए पत्थर डूब रहे हैं और जो उपलियां हैं वो तीर रहे हैं, उसका हिसाब हो गया। और दूसरी बात अहम ये है कि जहाँ तक अमित शाह के बेटे का सवाल है, आप देखेंगे आईसीसी के वो सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो उनके बारे में खुद क्रिकेटर्स अपनी निजी महफिलों में कहते हैं, अपोजिशन कायदीन कहते हैं कि बेचारे को बैट पकड़ना नहीं आता और उसे आप देखेंगे आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है। तो बहरहाल जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।